ये देसी अंदाज यहाँ तक लाने की प्रेरणा कब शुरू हुई और इसको बनाए रखने का कुछ तो स्ट्रगल होगा। कई सारे सवाल आपने एक सवाल में पूछे हैं, तो मैं नहीं जानती पहले क्या कहाँ से आरंभ करूं, लेकिन सारी बात का लब्बो लुभाव एक है कि मनुष्य वही दिखता है या दिखाता है या करता है, करते हुए दिखता है जो भीतर से होता है, जिसमें उसको विश्वास है, जो जिसमें उसकी आस्था है। म्यूजिक के लिए बाहर से जो नजरिया है वो बड़ा ग्लैमर का है कि आर्ट है या कल्चर फील्ड है या म्यूजिक या एंटरटेनमेंट, जनरली एंटरटेनमेंट ऑनर एक ग्लैमरस फील्ड है। लेकिन ग्लैमर का जो कोशंट आज लोग समझते हैं वो बहुत अलग है। चकाचौंध जैसा आपने शब्द इस्तेमाल किया, मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ हर व्यक्ति जो अपनी सोच से है, जैसा वो भीतर से उसकी समझ है, वो जीवन में उसी रास्ते को इख्तियार करता है। यानी कि मेरे भीतर एक कलाकार, चूंकि मैंने गाया है, सीखा है, इसलिए मैं गाती हूँ, लेकिन वृहद उद्देश्य शायद जो जीवन में रहा है वो सामाजिक ढांचे को समझते हुए अपने पूर्वजों की जो जीवन गाथा रही है, जीवन शैली रही, उसको सामने लाने की रही। और यही कारण है कि मैं लोकगीत गाती हूँ, क्योंकि लोकगीतों में वो पूरी भारतीयता, वो जीवन दर्शन जैसे पूर्वजों ने दिखा, वो जीते हुए दिखलाया गया। ये सच बात है कि इसमें सफलता शुरू में नहीं मिली। आज तक लोग चकित होते हैं, अचरज करते हैं कि आप लोकगीत क्यों गाती हैं, या ये गाने का कैसे सोचा, ये निर्णय क्यों किया, या इस पर चल करके कैसे सफलता मिली। बहुत सारे सवाल और आते हैं और इसका 5 मिनट में उत्तर दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे तो हतोत्साहित करने वाले, इस राह से विचलित करने वाले फैक्टर्स ज्यादा थे, समर्थन करने वाले बहुत कम थे। क्योंकि किसी को भी ये नहीं समझ में आता था कि पहली बात तो क्या ये लंबा रास्ता तय कर सकता है ये एक आपकी फील्ड, सेकेंडली क्या ये बहुत सस्टेनेबल है। भाई गाने गा दी भी आपने बन्ने कजरी, तो कौन सुनने वाला है। तीसरा ये कि आज के टाइम पे ग्लैमर फील्ड में, जैसा आपने कहा, तो उस समय जो नए युवा श्रोता है, क्या वो ये चीज को देखना चाहता है। तो ये चारों पांचों चीजें मैंने तय की थी कि मैं सारी झुठलाऊंगी, और ये हमने जो तय करके रखा है कि संगीत ऐसा होगा, आर्टिस्ट ऐसा गाएगा, गाना होगा तो यही होगा, या तो इंडी पॉप होगा, या रॉक बैंड होगा, या फिल्म होगी, या गजलें होंगे, कुछ नहीं। हमने तो जो भारत का संगीत जाना है वो यही जाना कि 2 ही तरह का संगीत है, सुरीला और बेसुरा। बाकी तो हमने बांटा है उसको, सेमी क्लासिकल, फोक, धमार, क्लासिकल, इंडी पॉप, रॉक, फ्यूजन, कंफ्यूजन, हर तरह की चीजें हम लोग कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है संगीत सिर्फ 2 तरह का है, अच्छा और बुरा। अच्छे संगीत में अच्छी बात कहने का अंदाज हो तो लोग सुनते हैं। नई पीढ़ी को कैसे पुरानी परंपरा से जोड़ना है, ये मुझे मेरे अंदर की चिंता थी। मैं अपने सामने एक पूरा समाज बदलते हुए देख रही थी, भारत बदलते हुए देख रही थी, और नवीनता या आधुनिकता की लहर पे बैठा हुआ एक आम भारतीय आगे बढ़ने के संग संग आगे तो बढ़े, लेकिन अतीत की डोर को पकड़ के आगे बढ़े, या पुरानी अच्छी चीजों को भी उनमें कुछ अच्छाइयां ये जानते हुए बढ़े। ये मेरी चिंता थी। उस चिंता में चूंकि कलाकार हूं, गाती हूं, वो चिंता और कला मिल गई, और उसका ही निकष है जो आप देख रही हैं कि मैं ऐसे गीत गाती हूँ जिनमें भारतीयता की झलक है, भारत के जीवन दर्शन की झलक है। एंड आप जो बात कह रही हैं कि वो एक लोगों को, आज तो जब देखिए प्रसिद्ध हो जाए, जब आप सफल हो जाए थोड़ा बहुत तथाकथित, तो हर सफलता में आदमी को ग्लैमर नजर आने लगता है, फिर लोग ताली भी बजाते हैं, फिर सबको सब अच्छा लगता है। लेकिन आसान तो बिल्कुल नहीं था। पीछे का संघर्ष जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि एक तो मैं बचपन से गा रही हूँ, 5-6 साल की थी तब से हमारे गुरु हमको सिखाने आते थे, और शास्त्रीय संगीत ही सीखा, अभी तक उसी का रियाज, उसी को गाती आई हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाकी कला लोगों से मेरी सोच एक बहुत कम उम्र में ऐसी बन गई थी कि ताई जी के गानों में उनके जो व्रत
तीज त्योहार थे, वो सारी चीजें मुझे इंटरकनेक्टेड लगती थी कि ये जो भी कथा कही गई है और ये जो गीत अभी गाया गया है, एक तीज त्योहार, शादी में सब मिले उत्सव, तो मुझे लगता था ये सब कड़ियां जुड़ी हुई हैं। और क्यों नहीं कोई उसके बारे में बात करता। हम जब राग रागनी सीखते हैं तो कौन सा किस प्रहर का राग है, कौन सा किस मौसम का राग है, उसमें बंदिश है, तान है, वही 12 सुरों की यात्रा है। लेकिन मुझे लगा इसमें कहन नहीं आ रहा, आ रही है तो राग की शुद्धता, जी। आध्यात्मिक ऊंचाई भी प्रभु को पाने की, जो कि हमारे यहाँ भारत में संगीत का उद्देश्य ही माना गया। लेकिन मेरा मानना था कि अध्यात्म को तो तब पाएंगे जब मानवीय संबंध को जानेंगे। पहले मनुष्य मनुष्यता को तो जाने, तब तो अध्यात्म तक जाएंगे। आपका मुझे जो छोटा सा बात समझ में आ रही है कि दूसरी जगह ये देखा जाता है कि संगीत इंटरटेनमेंट है, लेकिन भारत में संगीत इंटरटेनमेंट नहीं है, आत्मा से आत्मा को और मनुष्य से मनुष्य को और बल्कि मनुष्य को पृथ्वी से और बाकी 5 तत्वों से जोड़ने का एक तरीका है। अब सवाल ये है कि नई पीढ़ी को ये कैसे समझाया जाए कि आप देसी तरीके से भी आगे बढ़ेंगे तो भी आप इसका नहीं एक नहीं, बड़ा देखिए हिस्सा देखिए बन देखिए, सकते मैं ये, आपने पहले भी शब्द का इस्तेमाल किया। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे जैसे बनिए या मुझे इमोट करिए। मैंने भी किसी की तरह कुछ नहीं किया। मेरे आगे कोई ऐसा नहीं था जिसको कि देख करके मैं वैसी बनी, बल्कि इसीलिए मैं पहली थी जब लोकगीतों के जरिए 3-3 घंटे का कार्यक्रम भी दे करके पब्लिक को झुमा हिला सकते हैं, ये उस समय तक कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मैं तो ये कहती हूँ, आप हमें देखें, किसी को भी देखें, जो आपको करना हो करें, बस ये जरूर याद रखें कि आपकी कला की जो भी निष्पंदन है, जनता के सामने निकासी है, उसमें गरिमा रहे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मकता, अच्छी बात हो। मुझे लोक संगीत या लोक संस्कृति में सबसे बड़ी बात जो लगती थी कि कला का जो उदारता का भाव है वो दिखाने को मिलता था। रिश्तों की जो उष्मा है, परस्पर गर्मियां जो आज खोती जा रही है, वो दिखाने का मिलता है कि आज भाई भाई से लड़ रहा है। यहाँ तो गीत ऐसे हैं कि ननद भी भाभी से सबसे अच्छी सहेली है, उसी चुहल से करती है। चूहल तो सब जानते हैं, सबसे अच्छी सहेली मैं कह रही हूँ। जैसे आज मैंने गाना सुनाया, वहां चाहे भैया रूठे चाहे जाए, सावनवा में नाही जइबे ननदी, यानी भाभी अपनी ननद से कह रही है कि मेरे भाई मुझे ले आने आए हैं मायके वाले, मैं नहीं जाऊंगी। यानी बहुत प्रेम का, विश्वास का संबंध होगा तभी अपने नंद से कह रही है। चूहल तो हम जानते हैं, लेकिन बड़ा प्रेम वहां दिखता है, देवर भाभी का, समधी समधन का, बाप का बेटी का, माँ का। आज जो कंसर्न्स, ग्लोबल कंसर्न्स हैं, सेविंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस, वो गीतों में दिखती है, जहाँ पे बेटी कह रही है, बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो, बाबा नीम के पेड़ को बाबा मत काटना, क्योंकि यदि नीम का पेड़ कट गया तो बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जाई हैं, रह जाइए निमिया के, चिड़िया कहाँ जाएंगी। पूरी इकोसिस्टम की बात है, ये गाने हैं। तो मुझे लगता है कि जो उनमें इतनी बड़ी मैसेजिंग है, मैं उसके बारे में बात करूं, और वो बड़े कॉन्टेम्परेरी, दे आर वेरी मॉडर्न, दे आर वेरी रेलिवेंट, एंड देयर हैज टू बी अ वे जिसमें कि हम मॉडर्न यूथ को ये समझा पाए कि भैया आप तो आज विदेश से एनवायरमेंट डे के बारे में पढ़ रहे हो, सेव एनवायरमेंट, सेव नेचर, बट ये 200 साल पहले आपके पूर्वज कह चुके। आपके पूर्वजों ने इसीलिए हर वृक्ष को देवता बना दिया, आपके पूर्वजों ने इसीलिए सारी नदियों को माँ का नाम दिया, कि जब आपने एक पीपल की भी पूजा आप कर रहे हैं, जब आप बरगद की पूजा कर रहे हैं, जब आप आम की लकड़ी को ही सारे मांगलिक कार्यों में प्रयोग कर रहे हैं, जब आप जितने भी हमारे यहाँ पुष्प हैं उनको फूल कौन सा फूल किस ईश्वर को अर्पित किया जाए, ये भी आपने कर रखा है। सारी नदियां, यानी पूर्वज जानते थे आपको समझा करने की कि भाई जहां पर देवत्व उन्होंने डाल दिया तो आप उसका सम्मान करेंगे, यानी पेड़ ना काटें। पेड़ कट गया तो हम रहेंगे कहाँ, नदियां दूषित हुई तो हम जाएंगे कहाँ। तो वो गानों में और बोलियों में आपको सब समझा गए, वो है गीतों में। और ये मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अवधी भोजपुरी में या आपके यहाँ सारी नदियों में, आपके यहाँ मुझे पक्का विश्वास है कि आपके निमाड़ गीतों में नर्मदा के लिए इस प्रकार के गीत है ना, क्योंकि पूर्वजों की सोच प्रकृति के संग रहने की थी, और ये था हर गीत में या सोच में
कि इफ वी रिस्पेक्ट नेचर, नेचर विल प्रोटेक्ट अस, जो आज नहीं हो रहा, कि हमको कहना पड़ रहा है पेड़ लगाओ, पेड़ सोचो, लेकिन गानों में था। तो मुझको ऐसा लगा कि जो आपने बात पूछी कि यदि मैंने शिक्षा ली है, यदि संगीत सीखा है, तो मेरा जीवन में उद्देश्य कला का ऐसा होना चाहिए कि सोच बदले, ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ चार अच्छी बातें सिखा सकूं, वरना नाचना गाना झूमना ताली तो बजना हर कार्यक्रम के एंड में होता है, बट कुछ सब्सटेंस हो, लोग घर जाए तो चार चीजें दिमाग में रहे उनके। एक गीत है जैसे काहे को ब्याही विदेश, खुसरो का लिखा है, उसमें बेटी कहती है हम तो बाबुल तोरी बगिया की कलियां, बेले की कलियां घर घर मांगी जाए। उस समय कन्या का जो एक बेटी का जो एक कह लीजिए फीमेल गर्ल चाइल्ड की इम्पोर्टेंस को उस समय हम तो घर घर मांगी जा रही जाए, और फिर वो कहती हम तो भैया को दिनों बाबुल महिला तो महिला हमका दिनों परदेश। उस समय गीतों में एक इतनी स्ट्रॉन्ग वुमन दिखाई है जो अपने पिता से सवाल पूछती हुई जाती है, जो आज भी लड़कियां नहीं पूछ पाती। तो जो टाइमलेसनेस है, जो उनमें वॉइस है, एक कह लीजिए मैं कहूंगी एक बड़ा क्यूमुलेटिव वॉइस है, कई कई सदियों की औरतों की आवाज है, उसमें मुझे इतनी ताकत दिखती थी कि मुझे लगा कि यही करना चाहिए। और जब शुरू में किया तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है कि प्रोग्राम एंटरटेनमेंट के बारे में तालियां बजे, जम जाए, जमने के जो नॉर्म्स हैं वो बहुत अलग हैं, कि आपका जो प्रस्तुतिकरण हो वो किस तरह का हो, और क्या जनता उतने हैवी चीजों को पचाने के लिए बैठी नहीं, वो तो झूमने के लिए बैठी है। सो देन यू हैव टू देन फाइंड अ मिडवे, जो मैंने किया कि एक रास्ता ढूंढा कि भाई मेरी बात भी आए और मैं ये ना भूलूं कि लोग आए मनोरंजन के लिए। देयर इज ऑलवेज अ गोल्डन यस, करेक्ट, वो क्योंकि अगर ढूंढा तो सब सक्षम हो एट द सकते हैं। एंड ऑफ द डे आई एम एन एंटरटेनर। मेरी बात को लोग इसीलिए सुनने हैं क्योंकि मालिनी वास्तविक सुनने आए, उसमें मैं 6 अच्छी बात बता जाऊं तो सुनेंगे, लेकिन मैं भाषण में ही देना शुरू कर दूंगी तो कोई नहीं बैठेगा। सो देयर हैज टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट एंड फाइन बैलेंस, कि आप ऐसे बात को कहें कि थोपी हुई ना लगे और अच्छी भी लगे।